तक चाची के ओठ अब तो नीले पड़ गए थे, आंखें भी पथरा गई थी, चेहरे का रंग हल्दी सा हो गया, सांसें उखड़ी-उखड़ी थी। चाची की ये दशा देख काली बहुत घबरा गया कि उनको क्या हुआ, शकल निर्जीव सा लग रहा था। जीतू ने जब थेवड़ी में कदम रखा तो काली ने उसकी ओर लपक कर चिंतित स्वर में कहा, जीतू देख चाची की शकल कितनी भयानक हो गई, उसकी सांसें कैसे चल रही है। तो उसने कहा, क्यों इतना घबरा रहा है, भूत निकला, कमजोरी तो होगी। तो दौड़ कर ताई को बुला ला, काली ने कहा। जीतू के जाने के बाद काली चाची पर झुक गया और उसके ओठों और कानों पर बैठी हुई मक्खियों को देखने लगा। ताई निहाली कहने पर काली उठ गया, लेकिन जब वह झुककर चाची को देखने लगी तो काली भी उसके साथ बैठ गया। ताई कुछ क्षणों तक चाची को देख उसे आवाजें देने लगी। चाची ने कोई उत्तर नहीं दिया तो काली पीछे हटता हुआ रुधिर स्वर में बोला, चाची कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं बोलती, घबराओ नहीं, भूत निकल जाने के बाद ऐसी ही कुमारी आती है। अब यहाँ पे देखिए, ये लोग ना किसी को भी मार सकते हैं, वही वाला हाल है। वो इतना भयानक स्थिति में वो करके चले गए थे। ताई निहाली एक बार फिर चाची को पुकारी, कई आवाज देने पर भी चाची के शरीर में मामूली सी हरकत भी नहीं, तो वह उसे झकझोरने लगी। उसने चाची की थोड़ी को हिलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही काली की आंखों में आंसू देख वो अपनी घबराहट को छिपाती हुई बोली, हीसू तो रोने लगा, प्रतापी को भूत निकलने हुआ, बहुत कमजोरी आ गई है। ताई निहारी उसे दिलासा देने लगी, लेकिन चाची ने जब जोर से हिचकी ली तो बहुत घबरा गई और दौड़कर प्रीतो और बेबे हुक्मा को बुला लाई। काली सहसा सा काली सहमा सा परे चला गया। बेबे हुक्मा ने चाची के माथे, पेट, कलाइयों, टांगों और पांव पर हाथ लगाकर देखा और पीछे हटती हुई बोली, प्रतापी का सारा शरीर घने फागुन के कोहरे की तरह ठंडा है। उसने काली को अपने पास बुलाया और स्नेह स्वर में बोली, पुत्रा हौसला रख, इस दुनिया में हर किसी को देर सबेर से जरूर जाना है। फिर उसने निहाली से कहा, निहाली प्रतापी को जमीन पर उतार दे, इसका सांस सब ऊपर ऊपर ही है। यह सुन काली का खून सूख गया। उसने मन ही मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह चाची को मरने नहीं देगा। उसने अपने आंसू पी लिए और डॉक्टर बिशन दास की दुकान की ओर दौड़ गया। डॉक्टर की दुकान पर मोटा सा ताला देख काली का दिल बैठ गया। वहां से वो डॉक्टर के घर गया, दरवाजा पीटा, लेकिन कोई आवाज नहीं। अब क्या हुआ कि वह शहर गया, दिन ढले आएगा, और काली के शरीर में सारा बल खत्म हो गया। वह गर्दन झुकाए धीरे धीरे कदम उठाता हुआ अपने घर की ओर आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा, टप टप उसके आंसू गिर रहे थे। काली घर पहुंचा। दरवाजे के बाहर बच्चों की भीड़ जमा थी। ड्योढ़ी में बहुत सी स्त्रियां थी। जीतू के अतिरिक्त बंतु और जो है संतु भी वहां थे। स्त्री ने चाची को जमीन पर लेटा दिया, उसके सराहने दिया जला दिया और काली को देख प्रीतो बोली, काका प्रतापी के सराहने अनाज रख दो, अंत में दान पुण्य ही साथ जाता है। काली ने सब लोगों पर सरसरी निगाह डाली और ट्रंक खोलकर सारे पैसे जेब में डाल लिए और चाची के पास बैठी स्त्रियों से कहा, चाची को मैं शहर के अस्पताल ले जाऊंगा। ये सुन वे चकित से उसकी ओर देखने लगी। काली घाट के पांव के साथ रस्सियां बांधने लगा तो बेबे हुक्मा बोली, पुत्रा अब तो बुझी आग में फूंक मार रहा है, प्रतापी के श्वास पूरे हो गए हैं, वो घड़ी पल से ज्यादा नहीं जिएगी। नहीं बेबी, मैं चाची को अस्पताल ले जाऊंगे। तो काका उम्र बड़ी तो हो तो दवा दारू के बिना भी जान बच जाती, लेकिन अंत आगे आए तो वैद हकीम कुछ नहीं करेंगे। ताई निहाली ने उसको बहुत समझाया, बाकी स्त्रियां भी समझाई। उसने चाची को खाट पर लेटा दिया और जीतू से बोला, जीतू तैयार हो जा, चाची को शहर के अस्पताल में ले जाना है। अपनी माँ का व्यवहार देख जीतू आनाकानी करने लगा तो काली फूट फूट कर रोता हुआ बोला, मेरा भी कोई भाई होता तो मुझे आज किसी की मिन्नत ना करनी पड़ती। काली को रोते देख सबके दिल पसीज गए। ताई निहाली अपनी आंखें मलती हुई बोली, पुत्रा ये तू क्या कह रहा है, ये सब तेरे ही भाई है। ताई ने वहां खड़े जीतू, बंतु और संतु की ओर संकेत करते हुए कहा। ये सुन जीतू काली के कंधे पर हाथ रखकर बोल, अगर जाना है तो जल्दी करो पुत्रा, शहर जाने से पहले गांव के डॉक्टर को दिखा दे, बिसंदास शहर गया है। काली ने अपने आंसू पोंछते कहा। तो हकीम लंबू राम को बुला लाओ। काली सोच में डूबा हुआ हकीम को बुलाने चला गया। प्रीतो पास बैठी प्रसन्नी के कान में फुसफुसाई, काली तो बुढ़ी के पीछे पागल हो रहा है, वह आज नहीं मरेगी तो कल मर ही जाएगी। कुछ भी कहो, काली ने चाची को जिस तरह अपने सिर पर बिठाया है, कोई कुख जाए भी इतनी सेवा नहीं करेगा। आजकल तो लोग यही चाहते हैं कि बुढ़ी ही मर जाए। कुछ ही समय के बाद हकीम लब्दुराम आ गए। उसने चाची के सिर से पांव तक देखा, हाथ हिलाया, अब दवा दारू का समय निकल गया बेटा। तो ये कह हकीम लब्दुराम चला गया, परंतु काली को उसकी बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। उसने छाव करने के लिए खाट के लिए रस्सियों से चाल बांध बांध ली चलने के लिए। काली पुत्रा क्यों अनर्थ करने लगा, ये तेरी भूल है कि आई मौत को टाला जा सकता है, उतार लो नीचे। बेबे हुक्मा ने शोर मचा दिया। काली एक और हट गया। ताई निहाली और प्रीतो ने चाची को खाट से उठा जमीन पर लेटा दिया। ताई निहाली ने अनाज का मटका उसके सिरहाने उड़ेल दिया और प्रीतो दिया जलाने लगी। वे काली अनाज में कुछ पैसे डाल दिए। काली ने जेब से पैसे निकाल अनाज में फेंक दिए। बेबे हुक्मा चाची प्रतापी के बर्फ जैसे ठंडे शरीर को छूती हुई बोली, हाय री प्रतापी गई। उसने बहुत ऊंची दहाड़ मारते हुए चाची के मुंह पर कपड़ा खींच दिया। कुछ स्त्रियां सचमुच रोने लगी और कुछ लोग लज्जा के डर से। काली को जब विश्वास हो गया कि चाची सचमुच मर गई हैं तो उससे लिपट कर जोर जोर रोने लगा। उसका विश्वास बिलाप सुन वहां पर उपस्थित लोगों के दिल पसीजे। जब काली का रोना धोना कुछ कम हुआ, चीखें सिसकियों में बदली, तो उनमें से कोई स्त्री चाची का नाम लेकर ऊंचे स्वर में बैन शुरू कर दी। तो चाची के मुंह पर पल्लू उठाकर कहती, प्रतापी ये क्या तू सचमुच साथ छोड़ गई। उनके वैन सुनकर काली का दिल भर आता और फिर जोर जोर। जब दिन ढल गया तो ताया बसंता काली के पास आकर बोली, अपने आचार्य रलदूराम
को कोई बुलाने गया है कि नहीं, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो शाम तक अर्थी निकाल सकोगे। संतु गया है, जीतू ने उत्तर दिया। कम से कम लकड़ी ही शमशान पहुंचा दो, इस तरह हाथ पर हाथ धरकर तो कोई काम नहीं हुआ। लकड़ी हम पहुंचा देते, बंतु उठता हुआ बोला। काली लकड़ी घर से ही निकालोगे या मोल लेनी है? ताए बसंते ने पूछा। मोल किस लिए लेनी, ये लकड़ी ही है। काली ने कड़ियों और सहतेरू की ओर देखते हुए कहा। ये तो इमारती लकड़ियां हैं। तो उसने कहा, आप किस काम की? काली के मन में अपनी हर चीज से अत्यंत वैराग हो गया था। ये ले जाओ, कम हो तो और कड़िया ले जाना। काली ने बंतु से कहा। चमादरी के आचार्य रल्दू के आने पर सब स्त्रियां और मर्द सतर्क हो गए। जुड़ गए। ताई, निहाली, प्रीतो, प्रसन्नी सब लोग उसको देख रहे थे। काली ने अंदर जाकर एक कनस्तर खोला और उनमें से एक गुच्छम गुच्छ सा सूट निकाला। सूट। और चाची को ये सूट कई वर्ष पुराना था, उसे वह केवल विशेष अवसरों पर ही पहनती थी। चाची ये सूट पहनकर निकलती थी तो बिल्कुल रानी लगती थी। हाय वे रब्बा, प्रीतो तन के कपड़े भी साथ नहीं जाते। सूरज काफी नीचे चला गया। ताया बसंता ढ्योड़ी के पास आकर स्त्रियों से कुछ क्रुर स्वर में बोला। चाची को स्नान करा, स्त्रियों ने कपड़े पहना दिए तो जीतू और काली उसे अर्थी पर डालकर बाहर ले आई। स्त्रियां एक बार फिर रोने लगी। काली के द्वार के आगे बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। चाची का आरती उठी तो काली एक बार फिर फपक कर रोने लगा। आरती के पीछे मर्द चल रहे थे, उनके पीछे बच्चे और स्त्रियां थी। चौक के पार पहुंचने पर बच्चों को लौटा दिया गया। शमशान भूमि से कुछ दूरी पर अर्थी रख दी गई और चाची के मुंह पर चीख पुकार यही था। रल्दू राम ने चाची की अर्थी के पास बैठकर कुछ मंत्र पढ़े और काली को धमारक तोड़ने के लिए कहा। धमारक यानी पानी से भरा हुआ जो मिट्टी का छोटा सा घड़ा होता है, धमारक। शमशान तक पहुंचते पहुंचते सूरज पश्चिमी क्षितिज को छूने लगा। पूर्व में घटा उमड़ आई थी। सूरज को डूबता देख ताया बसंता जोर देने लगा कि चाची को शीघ्र से शीघ्र चिता के सुपुर्द किया जाए। चाची का शव अर्ध सही चिता पर रख उसके मुंह पर से कपड़ा हटा लिया गया। और इस दुनिया में कभी कोई ना मरता। पुत्रा अगर आंसू बहाने से मरा हुआ आदमी जिंदा होता, मौत हर किसी को आएगी। काली के लिए उस समय के शब्द अर्थहीन थे क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहा था सब कुछ और उसे वैसे ही नहीं लग रहा था। हवा के झोंके और सामग्री की सहायता से आग धीरे धीरे फैलने लगा और इस तरह की चिता से कुछ दूरी पर बैठी हुई सामग्री और घी का सुगंधी सूंघ रही थी। प्रीतो नथुने फुलाती हुई बोली, देसी घी है, मैं तो खुशबू सूंघ कर बता सकती हूँ। फिर वो कुछ ईर्ष्या भरे स्वर में कहने लगी, भाभी प्रतापी ने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो उसकी चिता पर भी देसी घी डाला गया। एक हम है जिन्होंने जीते जी भी देसी घी चखा नहीं। चिता में जब आग चारों ओर फैल गई और लकड़ियां चटाक चटाक होने लगी तो काली का धैर्य और संयम बिल्कुल जवाब दे गया और काली हाथ पांव मारता हुआ अपने आप को छुड़ाने लगा। क्या पागल हो गया है? चिता में कूद कर तू भी जल जाएगा लेकिन प्रतापी जिंदा नहीं होगी। रल्दूराम और ताई बसंत ने सख्त स्वर में कहा। काली ने धीरे धीरे हाथ पांव मारने छोड़ दिया और भड़कती हुई चिता की ओर बेबसी से देखा। चिता जब लबकते सोलो और भड़कती आग में खो गई तो रल्दूराम ने काली के हाथ में लंबा सा बांस देकर कहा, इससे अपनी चाची का सिर ठोक दो। काली हैरानी से उसकी ओर देखने लगा तो उसे आगे धकेलता हुआ बोला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो प्रतापी की गति नहीं होगी। तो काली ने रल्दूराम के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। सब लोग साय से उठ बैठे और धीरे धीरे गांव की ओर चलने लगे। काली ने रुककर चिता की ओर देखा। डूबते सूरज ने पश्चिम में काले और लाल रंग के बड़े बड़े पहाड़ और हाथी और घोड़े बना दिए थे। पूर्व में उठ रही घटा धीरे धीरे आकाश में छा रही थी। लपकते सोलो और आकाश पे फैली हुई मैली सी लालिमा और मटमैली कालिमा देख उसे डर सा महसूस हुआ और वो चिता की ओर पीठ मोड़े धीरे धीरे कदम उठाता हुआ सिर झुकाए गांव की ओर चल पड़ा। काली बिखरा हुआ सा सामान समेट कर झाड़ू लगाने लगा तो प्रीतु ने उसका हाथ पकड़ लिया और भराई हुई आवाज में उसे डांटती हुई बोली, हम मर तो नहीं गए हैं जो तू आप ही झाड़ू लगा रहा है। उसने काली के हाथों से झाड़ू छीनते हुए फिर कहा, हाय भरे मोहल्ले के सिर में मिट्टी डालने लगा था। प्रीतु बिखरे हुए सामान और बर्तनों पर एक नजर डालती हुई बोली, क्रियाकर्म होने तक तेरे घर में स्त्रियों और मर्दों का तांता बंधा रहा। औरतें यहीं बैठ जाएंगी, मर्दों के बैठने का क्या बंदोबस्त होगा? अभी तो कहीं नहीं किया। काली ने अधीर स्वर में कहा। प्रीतु भी सोच में डूबी और फिर गली में जाते हुए अपने बच्चों को आवाज देकर कहा, अपने चाचे को जल्दी भेज दे। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी निक्कू नहीं आया तो प्रीतु उसे गाली देकर बोली। प्रीतु के जाने के बाद काली भटकों को ठीक ढंग से रखने लगा। अब गेहूं के मटके में हाथ डालने पर उसे एक लड्डू मिला जो सूख कर हड्डी की तरह सख्त हो गया था। काली को याद हुआ आया कि अपनी मौत से कोई एक मास पूर्व चाची ने उसे लड्डू खाने के लिए दिया था, परंतु उस समय उसे इनकार कर दिया था। चाची ने उसे संभाल कर मटके में रख दिया ताकि बाद में उसे दे सके। काली लड्डू को कुछ क्षणों तक देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। काली को कुछ नहीं पता था कि पादी कब ड्योढ़ी में आया। उसे उस समय खबर हुई जब उसे महसूस हुई कोई बहुत ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा था। काली उसे देख फपक उठा। पादरी फर्श पर ही उसके निकट बैठता हुआ बोला, कालिदास ये क्या हो गया? आज सवेरे मुझे ये पता चला। पादी की आंखें भी नम थी, काली को दिलासा दे रहा था। और फिर काली ने कुछ समय के बाद अपने आंसू वगैरह पोंछ लिए। फिर पादरी जी चाची ऐसी बीमार हुई कि उठने का मौका ही नहीं मिला। कालिदास खुदा की मर्जी के सामने कुछ नहीं चलता। पादरी उसे शांति का उपदेश देने लगा। कुछ क्षण रुक कर चुप रहकर पादरी ने फिर कहा, अफसोस के लिए लोग आएंगे, उनके लिए सब कहाँ बिछाने का बंदोबस्त होगा? अभी तक तो कहीं नहीं किया। उसने कहा,
मैंने नंद सिंह से पूछा नहीं, काली ने अविश्वास भरे लहजे में। उसने कहा नंद सिंह की दुकान के साथ वाला जो कोठा है वही ले लो। उसने कहा नंद सिंह से मैंने पूछा नहीं। तो कहा मैं पूछ लेता हूँ। कहा पादरी बाहर चला गया। पादरी सीधा नंद सिंह के पास पहुंचा। वो बहुत लगन से चमड़ा कूट रहा था। पादरी को देख नंद सिंह उठ खड़ा हुआ। नंद मसीह सुनाओ क्या हाल है, पादरी ने पूछा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा की बिना बोला काली की चाची मर गई, बेचारा बहुत दुखी, उसे 5-10 दिन के लिए तेरे कोठी की जरूरत है। नंद सिंह ने बात टालने की कोशिश तो पादरी कुछ क्रोध स्वर में बोला नंद मसीह कुछ अपना भला भी सोचो। काली मोहल्ले में सबसे अच्छा लड़का है, शरीफ है, तंदुरुस्त है और 4 जमातें भी पढ़ा। आज उस पर मुसीबत पड़ी तो तुम उसकी मदद करो, हो सकता है कि एक दिन भी वो तेरी मुश्किल में मदद करे। तेरी लड़की जवान है, कल को अगर काली ईसाई बन जाए, वो कहता है कि अगर कल को काली ईसाई बन जाए तो तुम्हें घर बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का मिल जाएगा। नंद सिंह कुछ क्षणों तक सोच में डूबा हुआ चुप रहा, फिर चौंक कर बोला मैं काली को कोठा दूंगा और जो मदद मांगे वो भी करूंगा। पादरी ने अपनी बात उसके दिमाग में अच्छी तरह बिठा दिया। नंद सिंह ने अपनी पत्नी ठाकरी के साथ पादरी से हुई अपनी बातचीत के बारे में परामर्श किया और दोनों मिलकर कोठा साफ करने लगे। और जो जो पादरी की बातों का अर्थ नंद सिंह को समझ में आ रहा तो उसकी पूर्ति बढ़ती जा रही। काली को अपने साथ लाकर नंद सिंह सफों की ओर संकेत करता हुआ बोला अफसोस के लिए आने वाले मर्द यहीं पे बैठेंगे। नंसी की बात सुन के काली का मन भर आया और कृतज्ञता से उसकी आंखें जो है आंसू छलक आए। और फिर वो अपने आंसू पोंछती हुई बोला काली मैं गली में निकलती हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे चाची ने मुझे आवाज़ दी। काली को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। नंद सिंह काली को अपने पास बैठा जूते सीता हुआ उसके साथ बात करने लगा। उसकी बातें सुन काली की उदासी कुछ कम हुई। उसके मन में बार बार विचार आ रहा था कि नंद सिंह से उसकी ईसाई बनने का कारण पूछे, परंतु उसे साहस नहीं हो रहा था। धीरे धीरे नंद सिंह अपने मन की गांठें स्वयं ही खोलने लगा। वह जूता एक और रखता हुआ मुझे गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ गरीब आदमी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं, वो सब कहता है। काली उसकी बातों से इस हद तक तल्लीन हो गई कि वो चाची की मौत तक के बारे में भूल गया। वह मुंह खोले उसकी ओर देख रहा था। नंद सिंह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा गांव में चमार होना तो सबसे बड़ा पाप है, घोर लांछन है। 2 कौड़ी का मालिक काश्तकार अपने चमार को छठी का दूध पिलाता है यहाँ पे। नंद सिंह की बातों ने काली को जैसे मोह लिया था। शाम की परछाइयां खेतों से उठकर छतों पर फैल गई, फिर सिमटती हुई अंधकार की कोख में लुप्त हो गई। अब रोटी खाकर ही जाना, रूखी सूखी तैयार है, उसने कहा। काली ने बहुत इनकार किया, परंतु ठाकरी का आग्रह बढ़ता ही गया। नंद सिंह ने कोठी के द्वार पर ताला लगाकर चाबी काली को दे दी और वे दुकान के भीतर दरवाजे से होकर छोटे से आंगन में आ गए। ठाकरी ने आगे बढ़कर खाट बिछा दी और दोनों को बैठने का संकेत दिया और काली नंद सिंह की बड़ी बेटी पासो को रोटियां पकाते हुए देखने लगा। उसे ज्ञानो याद आ गई। वो सोचने लगा चाची की मरने बाद वो अफसोस करने भी नहीं आई। उसका मन एकदम बहुत उदास हो उठा। ज्ञानो उसके दिमाग पर छाने लगी और जब नंद सिंह ने उसे बात शुरू की तो वो चौंक गया। ठाकरी जूता पहने खुली रसोई में इधर उधर घूम रही थी। काली दिलचस्पी और हैरानी से उसकी ओर देखता हुआ सोचने लगा कि ठाकरी की आदतें कुछ दिनों में ही बदल गई है। पासो ने दाल से भरी 2 कटोरियां उसके आगे रख दी और रोटियां उनके हाथों में थमा दी तो ठाकरी पाँव पटकती हुई बोली पासो तू चमारन की चमारन ही रही, तुम्हें अकल नहीं आई, रोटी प्लेट में रख कर दिया जाता है। और प्लेट लाने के लिए कमरे में जाने लगी तो काली ने उसे रोक दिया। मैं हमेशा हाथ पर रखकर ही रोटी खाता हूँ। परंतु ठाकरे ने उसके हाथ से रोटी छीन कर प्लेट में रखते हुए कहा बड़े साहबों की तरह रोटी खाओ, पादरी जी ऐसे ही खाते हैं। ठाकरे उनके पास बैठकर दोनों को पंखा करने लगी। पादरी जी कहते हैं इस मौसम में प्याज जरूर खाना चाहिए। पादरी जी को दुनिया भर की बातें मालूम है, कोई बात पूछो ऐसी सलाह देते कि दिल खुश हो जाए। नंद सिंह ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा मुकद्दस बाप। यह सुन ठाकरे उछल पड़ी। पादरी जी यही नाम बताते हैं कि कितना अच्छा नाम है, हमारे यहाँ किसी के बाप का नाम है नत्थू पत्तू ये सब। काली मुस्कुरा दी और अचानक ही उसके मुंह से निकल आया चाची तू घर में जूता पहनकर क्यों घूमती है। तो उसने कहा कि पुत्रा पादरानी जी भी घर में जूता पहने रहती है, मैंने सोचा शायद ईसाई में ऐसा ही रिवाज है, इसलिए मैंने भी घर में जूता पहनना शुरू किया है। हम जब ईसाई बन गए तो रिवाज भी उन्हीं के तो करने होंगे। खाने के बाद नंद सिंह ने हुक्का गर्म किया तो काली चकित सा बोल उठा चाचा ये क्या, ये तो हुक्का नहीं पीता था, पहले पीता था लेकिन रामदसिया बनने के बाद छोड़ दिया था, अब मैं रामदसिया नहीं रहा तो हुक्का क्यों छोड़ूं। नंद सिंह ने खांसते हुए कहा। वो हुक्के की नई काली को मुड़ता हुआ बोला। काली उत्तर में मुस्कुरा दिया। नंद सिंह अपने ईसाई बनने से मिलने वाले फायदों का जिक्र करने लगा तो ठाकरी बोली काली तू भी ईसाई क्यों नहीं बन जाता, चमार रहने में क्या मिलता है। नंद सिंह ने भी अपनी पत्नी का समर्थन किया। घर के सूनेपन से काली की घबराहट महसूस होने लगी। उसने दिया जलाया और उसके मध्यम प्रकाश ने सूनेपन को और भी गहरा कर दिया। काली ने दिया बुझा दिया, दरवाजे की ओट में सब बिछाकर लेट गया। गली में लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया। हवा की सांसा ये सारी चीजें हो गई, एकदम पूरा वातावरण में ये सब फैला था। जब रात बिल्कुल टिक गई और धरती और आकाश दोनों ही मनुष्य को नजरे से आजाद हो गए, अंधेरे में दरवाजे की ओर देखने जब दोबारा दस्तक हुई तो वो उठ खड़ा हुआ और लपक कर दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने इस नरमी से सांकल उतारी जैसे कि किसी मुटियार के सिर से चुन्नी उतर रहा हो और आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। उसके सामने ज्ञानो खड़ी थी। उसे पहचाने के बावजूद काली ने पूछ ही लिया कौन है। उसने कहा मैं हूँ।
कह ज्ञानू अंदर आ गई। काली ने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया और ज्ञानू के सामने आ खड़ा हुआ। वो कुछ क्षण तो चुप रही, फिर रुधी हुई आवाज में पूछा, क्या चाची अब कभी नहीं आएंगी? ज्ञानू फफक कर रो पड़ी। काली ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसे रोते देख काली का दिल भी भर आया। ज्ञानू उसके साथ सट गई। उसका माथा काली के कंधे को छू रहा था। उसे थोड़ी ज्ञान के सिर पर टिक गई थी। काली की आंखों से आंसू टप टप उसके बालों पर गिर रहे थे। जब रोकर दोनों का दिल हल्का हो गया तो वो सब पर बैठ गए। ज्ञानू ने अपनी चुन्नी के पल्लू से 2 रोटियां खोली और काली को बढ़ाते हुए पूछा, रात को रोटी खाई थी? उसने कहा, हाँ 1 रोटी खाई थी, उससे पेट भर गया था। नहीं, अच्छा तो ये खा लो। उसने रोटियां काली के हाथ पर रख दी। काली ने रोटियों की तह खोलकर टटोला और खुश होकर बोला, साथ में अचार है ना? हाँ, आम का। काली को सचमुच ही बहुत भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी रोटी खाकर पानी पिया। काली का जी चाहता था ज्ञानू से खुलकर बात करे। उसने बात शुरू करने के लिए कहा, चाची ने साथ छोड़ दिया। मुझे उस दिन सवेरे ही पता चल गया था, लेकिन मैं यकीन नहीं करता था कि मेरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह उन्हें बचा लूँ। जब मैं ये सोचता था कि चाची मर जाएंगी तो मेरे दिल में हौल सा उठने लगता है। ज्ञानू खामोशी से रोती हुई काली की बातें सुनती रही। काली चुप हो गया तो अपने आंसू पोंछती हुई बोली, चाची ने मेरे बारे में कभी नहीं पूछा था। रोज पूछती थी, लेकिन वह। काली चुप हो गया। उस पर पाप का एहसास छाने लगा और कुछ समय के बाद वह घबराई हुई आवाज में बोला, ज्ञानो अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है। कोई बात नहीं, चली जाऊंगी। काली ने पाप के एहसास से छुटकारा पाने के लिए फिर चाची की बात शुरू कर दी। उसकी हर बात के उत्तर में ज्ञानू यही कहती थी कि उसे पता है। काली ने उसे बालों से पकड़ते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चल जाता था? तू तो हमारे घर की ओर आंख उठाकर देखती भी नहीं थी। पता चल जाता था, तुम नहीं बताते तो तू क्या है, गली गंवार बता देता है। वो नहीं बताते तो मेरा मन बता देता है, ज्ञानू ने ठंडी आह भरते हुए कहा। ये सुन काली उदास भी हुआ और खुश भी, और ज्ञानू को अपनी ओर खींचता हुआ बोला, अब जा अपने घर, किसी को पता चल गया तो दोनों की सामत आ जाएगी। उसने कहा, चली जाऊंगी, ऐसा महसूस होता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ज्ञानू ने काली से पलटते हुए कहा, तू यहाँ बैठी है तो इस कोठरी में चानन प्रकाश ही प्रकाश है। कह काली ने ज्ञानू को घसीट कर अपने बाजू में जकड़ लिया। काली के ओंठ उसके सिर से होकर माथे तक पहुंचे और वहां से उसके गालों पर, उसके हाथ भी उसके कंधों से। इस तरीके से वो उठ खड़ी हुई और उछल कर दरवाजे के पास पहुंच गई। पेस्तर इसकी काली उस तक पहुंच पाता हुआ दरवाजा खोल गली के अंदर में खो गई। क्रियाक्रम तक काली ने शोक मनाया, क्योंकि चमादरी के आचार्य के आदेश के अनुसार वो सब कुछ जैसा भी था, वो सामाजिक वो कार्य जो करना था वो सब करता रहा। वे एक दूसरे की आंखें बचा काली के घर से कोई बर्तन या कोई अन्य वस्तु भी उठा लेती। क्रियाक्रम के दिन चाची की मौसेरी बहन भी आई थी, और जो 15 कोस दूर एक गांव में रहती थी। वो आते ही बहुत रोई और अपनी बहन का स्यापा किया। वो काली पर बहुत नाराज हुई कि उसने यदि पहले बता दिया होता तो अपनी बहन के अंतिम दर्शन कर पाती। काली उसके इस प्रश्न पर चकित रह गई कि मौसी चाची क्या छोड़कर मरती। ना तो उसके घर में कोई कमाने वाला था और न ही उसके हल चलते थे। मुझे तो पता नहीं, तेरे मोहल्ले वाले कहती हैं कि गली में ब्याज पर पैसे देती थी, पल्ले थे या देती होगी। काली ने मौसी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब उसका अविश्वास बढ़ता ही तो काली अपना ट्रंक उठा लाया और खोलकर उसमें से चाची की दी हुई पोटली तलाश करने लगा। पोटली नहीं मिली तो उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने सब कपड़े बाहर फेंक दिए, फिर भी पोटली नहीं मिली। तो उसने आवाज में बोला, पोटली किसी ने चुरा ली है। मौसी उसकी ओर इस तरह देखने लगी जिसे मजाक उड़ाना चाहती है, और फिर ऊँट अटेर सब चीजें उन्होंने देखा। अन्य स्त्रियों को पता चला कि काली के पैसे चोरी हो गए हैं, तो वे सफाई में अपनी संतान को सौगंध देने लगी। ये सब होने लगा। प्रीतो ने ताई निहाली पर चोरी का संदेह प्रकट किया तो हंगामा खड़ा हो गया। अब प्रीतो उठकर ताई निहाली की ओर लपकी और उसके मुंह में हाथ देती हुई चीखी, तू ही सारा दिन काली के घर में घुसी रहती, तू ही हर चीज रखती थी, ढकती थी। काली की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो हैरान था कि उसी की चोरी हुई है और उसी पर लांछन भी लगाया जा रहा है। वह मिन्नत करता हुआ कभी ताई निहाली के सामने हाथ जोड़ता, कभी प्रीतो के सामने। थक हार कर काली एक और बैठ कर फूट फूट कर रोने लगा। उसे इस बात को बहुत दुख है कि चाची उसकी मरी, पैसे उसके चोरी हुए, लांछन उस पर लगे और लोग नाराज भी उसी पर हो रहे हैं। ये हंगामा पता नहीं कब तक जारी रहता यदि आचार्य रल्दू राम उसे खत्म ना कराता। उसने सबको चुप कराकर समझाया कि होने को कोई नहीं डाल सकता था। काली के भाग में जो लिखा है वो उसे अवश्य मिलकर रहेगा। वो काली को संबोधित करते हुए बोला, पगड़ी बांधने का समय हो गया है, मर्द चौगान में बैठे, तुम वहां पहुंच जाओ। काली का कोई ऐसा नजदीकी रिश्तेदार नहीं था जो इस अवसर पर उसके लिए पगड़ी लाता। उसने रल्दू राम से पुरानी पगड़ी ही अपने सिर पर बंधवा ली। पगड़ी के बाद वहां मौजूद लोगों ने काली को दिलासा और रल्दू राम ने उपदेश दिया कि वो घर का काम काज शुरू करे, क्योंकि संसार में रहकर कर्म किए बिना गति और गुजारा नहीं होता। पैसों की चोरी के बाद कोठरी के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता था। जमीन होती तो वह खेतों में हल चला लेता। बाबा भत्तू उसके असमंजस को भांपते हुए बोला, पुत्रा वही काम कर जो हम लोग पिता पुरखे से करते आए हैं। जीतू ने काली को खुरपा और चादर ला दी और उसे साथ लेकर बाहर आ गया। वे बेला सिंह जाट के कुएं से भी परे चले गए। काली एक जगह अच्छी घास देकर खोदने लगा।
आध पौन घंटे में ही काली ने घास से चादर भर ली तो जीतू आश्चर्य से बोला, मैं समझता था कि तू शहर में जाकर नीरापुर बाबू बन गया, लेकिन तेरे हाथ तो चलते हैं। काली घास उठा गांव की ओर चल पड़ा। जीतू उसके पीछे पीछे आता हुआ बोला, इस घास का क्या करोगे? तो उसने कहा, देखो क्या करता हूँ। काली तेज तेज कदम उठाता हुआ गांव में आ गया। वो अपने मोहल्ले की ओर मुड़ने के बजाय सीधा दुकानों की ओर चला गया। जीतू ने उसे रोका, उसे पुकारा, लेकिन काली महाशय की दुकान की ओर जाने वाली गली में मुड़ गया। महाशय की दुकान पर पहुंचा तो वह बंद थी, तो वह सीधा छज्जू शाह की दुकान की ओर गया। उसके शरीर से पसीना बहकर पाँव के तलवे तक जा रहे थे। छज्जू शाह की दुकान पर पहुंच उसने घास से उतारे बिना ही पूछा, शाह जी घास चाहिए? उसने कहा, कौन, काली है? छज्जू शाह ने हैरानी से पूछा। हाँ। घास है तो सही। छज्जू शाह बात को लटका कर घास का निरीक्षण करते हुए बोला, चलो फेंक दो, कल भी तो जरूरत पड़ेगी। काली ने चबूतरे पर एक और घास खोल दी। छज्जू सा हरी और लंबी घास देख खुश हो गया, लेकिन एक तिनका उठाता हुआ बोला, बरसाती घास है, इसमें पानी ज्यादा होता है, कितने पैसे दूं? उसने कहा, जो खुशी हो। फिर भी? उसने कहा, जो भी मर्जी हो, जैसा आप कहें। छज्जू ने काली को देखा और मन ही मन में सोचना लगा कि चमार की खुशहाली उसकी जवानी की तरह 4 दिन ही रहती है। वह उसकी हथेली पर 3 आने रखता हुआ बोला, जीतू को मैं 3 दिन के बाद 8 आने देता हूँ, तुम्हें रोज 3 आने दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या बाहर, इसी मोल घास लूंगा। काली कोई उत्तर दिए बिना थड़े से नीचे उतर सीधे मिस्त्री संत सिंह के पास चला गया और उसके हाथ पर 3 आने रखता हुआ बोला, मिस्त्री जी, मुझे एक खुरपा चाहिए, बढ़िया सा, कीमत इससे ज्यादा हो जाए तो परवाह नहीं। मिस्त्री ने हैरानी से काली की ओर देखा और अपनी छदरी दाढ़ी को संवारते हुए पूछा, खुरपे से क्या करोगे? कहा, घास खोदूंगा। उसने कहा, सच? कहा, हाँ। आ गया तू भी टके वाली था पे। वो हंसता उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, कल ले जाना, सवेरे चाहिए, सवेरे ही ले जाना। अपने घर की ओर जाते हुए काली ने अपने चौड़े हाथों को देखा, अपनी मजबूत बाहों पर नजर दौड़ाई और मुट्ठियां भींचता हुआ सोचने लगा कि वो चाहे तो अपने बल से धरती के एक सिरे से पकड़ कर उलट दे। उसे संकल्प किया वह किसी दूसरे के हाथों की ओर नहीं देखेगा। यानी वो ये संकल्प किया कि हम दूसरों की जो है आंखों की तरफ, मतलब दूसरों के लिए, मतलब अपने उससे चाहे जो भी काम करेंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अब क्या हुआ कि ब्याई शुरू होते ही गांव के किसान और चमार काम में बहुत व्यस्त हो गए। सुबह का तारा निकलते ही हलदर जो पंजाली ले निकल जाते और दोपहर तक सब खेतों में वो सब काम करते रहते थे। काली अब तक किसी चौधरी की हवेली में काम पर नहीं लगा था। वह केवल 2 समय घास लाकर एक गट्ठा छज्जू सा के दूसरे वहां से तीरथ राम की दुकान पे फेंक देता। वो घास कूद कर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे लालू पहलवान मिल गया और उसका हालचाल पूछकर बोला, तू घास कूदता फिरता है, किसी के हवेली में काम नहीं क्यों कर लेता? इन दिनों में तो वही चमार घास खोदेगा जिसके अंदर दम ना हो। चौधरी जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं किसकी हवेली में काम करूं? हर हवेली का अपना चमार है। आजकल तो जितने आदमी उतने ही कम, पहले ब्याई, फिर नलाई, इसके बाद कटाई और आखिर में छटाई। सावनी बहुत मेहनत मांगती है। अगर तुम्हें कोई नहीं रखता तो मेरा काम करो। अच्छा चौधरी जी, पक्की बात? बोलो, कब से आए? तो जब से कहो, उसने कहा। लालू पहलवान ताकीद करके आगे बढ़ गया और काली गांव की ओर आ गया। गांव घास पे काली ने छजूसा से नगद पैसे लेने के बजाय आटा, नमक और तेल ले लिया और अपने घर आ गया। वो गर्मी का सताया हुआ आंगन में जो है खाट डालकर पड़ा रहा और सामने कोठरी के खंडहर को देख सोचने लगा कि उसने चौबारा बनाने का स्वप्न देखते देखते अपना कच्चा कोठा भी गिरा दिया। उसने ठंडी आ भरी और फिर सिर झटकता हुआ अपने भाग्य को कोसने लगा। घर में बैठी जब काली का मन उब गया तो वो गली में आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वो अनमना सा कुएं की ओर जो है चल पड़ा। उसे गली में जाते देख जो नंद सिंह था उसने आवाज दी, यानी जो गली में नंद सिंह जा रहा था उसको देख के नंद सिंह ने आवाज दी। काली उसके पास पहुंचा तो वह उसकी ओर मुड़ा ढकेलता हुआ बोला, सुनाओ काली, क्या हाल चाल है? ठीक ही है ना? काली ने ठंडी आ भरते हुए कहा। तो काली की उदासी भाव नंद सिंह ने बहुत ही नम्र स्वर में कहा, कालिदास, सयाना आदमी कुछ ना करे, खाट पर ही लेटा रहे तो भी उसका बहुत सहारा होता है। क्या किया जाए, अपने बस से बाहर की बात थी ना। यह काली बहुत उदास हो गया। तेरे घर बात करने के लिए दूसरा जीव भी तो नहीं है? 2-4 महीने गुजरने के बाद शादी करा लेना। संसार का सिलसिला इसी तरह चलता है। कहा। नंद सिंह कुछ क्षणों तक काली की प्रतिक्रिया देखता रहा, फिर बात को पलटता हुआ बोला, काम काज का क्या सोचा है? गांव में तो मेहनत मजदूरी ही है। अभी कुछ खास तो सोचा नहीं। कई बार सोचता हूँ शहर को चला जाऊँ। तुम जानती हो मेरा लड़का प्रकाश बहुत देर तक बेकार रहा, कहीं काम धंधा नहीं मिलता, लेकिन जब हम ईसाई बन गए तो पादरी जी ने कह सुनकर उसकी नौकरी लगा दी। अपनी बिरादरी बन जाए तो नौकरी चाकरी और शादी विवाह के सब बंदोबस्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब हम चमार नहीं रहे हैं। नंद सिंह ने काली को समझाया। वे बातों में मगन थे कि एक सख्त आवाज ने उन्हें चौंका दिया। दुकान के द्वार पर चौधरी मुंशी खड़ा नंद सिंह को आवाजें दे रहा था। वो बाहर आया तो चौधरी मुंशी गाली देकर बोला, चमारा, तूने क्या भांग पी रखी है? आवाज दे देकर मेरा गला बैठ गया। फिर उसने सख्त स्वर में कहा, ला मेरा जूता दे। अभी बना नहीं, नंद सिंह ने कुछ रूखेपन से उत्तर दिया, क्योंकि चौधरी मुंशी के मुंह से अपने लिए चमारा का संबोधन उसे बिल्कुल गुस्सा आ गया।
उसने कहा, क्या चूता बनाने में पूरा साल लगाएगा? चमारा काम किया कर, वरना भूखा मर जाएगा। चौधरी मुंशी ने उद्दंड लहजे में कहा। चौधरी, जवान संभाल कर बात कर, मुझे बार बार चमार मत कहा कर। नंद सिंह भी गर्मा गया। तो क्या तुम्हें सरदार बहादुर कहूँ? कुत्ता चमार बात यूं करता है जैसे गांव का नंबरदार हो तो। उसने कहा, जा चला जा, जब तक तू पहले पैसे नहीं देगा मैं तुम्हारा जूता नहीं बनाऊंगा। नंद सिंह ने निर्णयात्मक स्वर में उत्तर दिया। ये सुन चौधरी मुंशी पहले तो चुप हो गए, फिर जोर जोर से गालियां देने लगा। कुत्ते चमार, तेरी ये मजाल, तुमने ऐसे कह दिया, ईसाई बन गया है तो क्या? चौधरी मुंशी उसे बांह से पकड़ बाहर खींचने लगा तो काली चुप नहीं रहा। वह उठा और चौधरी मुंशी को धकेलते हुए बोला, चौधरी क्यों जोर जबरदस्ती करता? अपनी मेहनत के पैसे मांगे, कोई वैसे थोड़ी। चमारा, तेरी ये हिम्मत? तेरे बाप दादा मेरे टुकड़े पर पलते और तू मुझे धक्का दे रहा है? और फिर इस तरीके शोर शराबा सुन कई लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब इतने में हुआ कि चौधरी के कुछ कहने से पहले नंद सिंह बोल उठा, ये मुझे चमार कहता है? मैंने 50 बार कहा है कि मुझे चमार मत कहो, तब भी कहता है। तो लोगों ने कहा, वाह वाह नंदा सिंह, तेरे सिर पर अभी सींग तो होगे नहीं, पगला तो कुछ भी बन जा, लेकिन रहेगा तो चमार ही ना तू। चौधरी मुंशी इस हद तक क्रोध में आ गया कि उसने नंद सिंह को गर्दन से पकड़ झुका दिया और उसकी पीठ पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। नंद सिंह को पिटते देख काली से खामोश नहीं रहा। उसने चौधरी मुंशी के पीछे जा उसकी दोनों बाहें अपनी शिकंजी में ले ली और उसे घसीट कर नंद सिंह से दूर ले गया। चौधरी मुंशी अपने आप को काली की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। वो नंद सिंह को भूल गया और काली को गालियां देने लगा। ताए बसंती ने काली को 2 हत्तर मारी और उसके बाजू को झटकता हुआ बोला, झगड़ा चौधरी और नंद सिंह के बीच हो रहा, तू बिन बुलाए बैल की सींगों पर क्यों चढ़ रहा है? चल दौड़ यहाँ से। ताए बसंती ने धक्का देकर काली को धकेल दिया। अब जो है स्वयं चौधरी मुंशी के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, चौधरी नंद सिंह तो पागल है, इसे ताबावली कुत्ते ने काटा है। चौधरी निरंतर जो है काली को गालियां देता, धमकियां देता रहता, लेकिन ताई बसंती उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। जूता काली से परे जा गिरा तो चौधरी उसकी ओर लपक कर और काली को गरेबान से पकड़ झंझोड़ने लगा। गली में शोर सुन सब वहाँ पे आ गए। अब वहाँ पे चौधरी हरनाम भी आ गया। शोर कुछ कम हुआ। मुंशी को गुस्से में आग बबूला देख चौधरी ने उसे पूछा, क्या हो गया? तो कहा कि बाकी की हराम की औलाद काली पर उसे मुझे धक्का दे दिया, मेरी बाह पकड़ी। देखो काली के पुत्र, जूते मार मार के तेरा पीला कर दूंगा हाल। काली ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। चौधरी हरनाम भड़क उठा और उसे चेतावनी देते हुए बोला, आगे से टर टर करता तू कहाँ का धर्म पुत्र है, कान खोलकर सुन ले। चौधरी के मुकाबले में गलती हमेशा कमीन की होती है। चौधरी हरनाम ने काली को बहुत बुरा भला कहा और चौधरी मुंशी को साथ लेकर कुएं की ओर बढ़ गया। ताए बसंती ने भी काली पर फटकार डाली और उसे बांह से पकड़कर धक्का देते हुए बोला, जा अपने घर में जाकर बैठ, चौधरी से ज्यादा मत्था लगाएगा तो नुकसान में रहेगा। काली गर्दन झुकाए धीरे धीरे चला गया। चौधरी, क्या तुम्हें गालियां दे रहा था जब वो आया? तो अभी वह ताला खोल ही रहा था कि प्रीतो आई तो उसने पूछा मटका के कि तुमको गाली दे रहा था? उसने कहा, पता नहीं। काली ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। प्रीतो की उत्सुकता बढ़ गई और दरवाजा पीटती हुई बोली, दरवाजा तो खोल। काली ने जब दरवाजा नहीं खोला तो उसने कई अनुमान लगाए और उन्हें मूर्त रूप देती हुई मोहल्ले में चली गई। वह जस्सू के पास बैठी थी कि मंगू भी आ गया। अब वो आ गया तो उसने प्रीतो के सब अनुमान और आशंकाओं को पुष्टि कर दी कि ऐसे ऐसे हुआ, ये चीज़ें हुई। उसने कहा, अच्छा, अगर वह कभी तुम्हारे साथ तू तू कर तो तुम मुझे बताना। और इस तरीके से ज्ञानू जो मतलब कि वो जब कोठरी में अपने बंद हो गया, उसने कहा अब तो रोटी के टुकड़े को तरसता है। उसे निहाली जो है उसका घर साफ कर दिया। वह भी हर समय उसे ताई ताई कहता फिरता। वर्षा की झड़ी लगने तो 2 दिन के बाद फाके ना काटे कोई नहीं झाँकेगा। प्रीतो ने नाक से कुड़ते हुए कहा। ज्ञानू अपने काम में मगन थी लेकिन उसके कान उनकी बातों की ओर थे। उसने अंदर ही अंदर क्रोध पक रहा था। उसके ये सुन की काली को कभी कभी फाका भी काटना पड़ता है तो वह चौंक गई और उसने सीटी जैसे गुम हो गई। उसका सारा शिथिल पड़ गया शरीर। उसने बर्तन उठाया तो वह हाथ से गिर गया। कोठरी की ओर बढ़ी तो पाँव रास्ते में पर चरखे से उलझ गया। प्रीतो ने उसकी ओर ध्यान से देखते हुए जस्सू से पूछा, तुम्हें रात को नींद कैसे आ जाती है? ज्ञानू तो अब बहुत जवान हो गई है। लड़के ढूंढना मर्दों का काम है, मैं तो लड़का बता सकती हूँ। मंगू को ना अपनी फिक्र है ना बहन की, दिन रात चौधरी की हवेली में पड़ा रहता है। इसे शिकारी कुत्ते और घोड़ी से ही फुर्सत नहीं मिलती, जस्सू ने तल्ख स्वर में कहा। फिर वो मंगू से बोली, सुन ले, अब तो आस पड़ोस मुंह सामने भी कहने लगा है, पुत्रा ज्ञानू की शादी करा दे। फिर वो प्रीतो को संबोधित करते हुए बोली, इसे एक लड़का बताया था लेकिन वह ध्यान ही नहीं देता। प्रीतो कुछ क्षण तक चुप रही, फिर उसे ठंडी आ भरते हुए कहा, मेरे तो अपने गले गले तक पानी आ गया, सोचती हूँ दिल डूबने लगता है। मेरे पास 4 टल्ले कपड़े होते तो मैं लच्छू का ब्याह कर देती। निहाली इस तरीके से चोरी के माल में आधा 50 हिस्सा दे दे। जसू को छोड़ प्रीतो पर काली के घर आई। उसका दरवाजा अभी तक अंदर से बंद था। तो उसने गली में इधर उधर देखा कि कोई आ जा तो नहीं रहा है। फिर दरवाजे की दरारों में से अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि काली अपने कपड़े बांध रहा है, चीजों को ठिकाने लगा रहा है, जिससे सफर पर जाने की तैयारी कर रहा है। वो दौड़ी दौड़ी फिर जसू के पास आ गई और मंगू को झड़झोड़ते हुए तेजी स्वर में बोली, काली सामान बांध रहा, शायद कहीं जाने की तैयारी में है। उसने कहा, हूँ, गाँव में रहेगा कैसे? चौधरी ने उसे कह जो दिया है। ये सुन ज्ञानू एकदम बेचैन हो गई। कभी वह बहाना बना छत पर जा चढ़ती, कभी नीचे उतरती और बेसब्री से
इस इंतज़ार में थी कि मंगू और प्रीतो चले जाएँ। जब उन्होंने उठने का नाम तक नहीं लिया तो चक्की के पास जा लेटी और जस्सू के पूछने पर पेट को दबाती हुई रुधी आवाज़ में बोली, माँ मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। तो उसने कहा जा बाहर हो जा। तो जस्सू ने कहा। ये सुनते ही ज्ञानू काली के मकान की ओर भाग गई और ताला देख ज्ञानू का दिल जो है वहाँ पे डूब गया और वो घबराई हुई कुएं की ओर निकल आई और इधर-उधर घूमकर फिर गली में आ गई। अब जब वो फिर से ताला देख वो अपने घर वापस आकर दोबारा चक्की के पास लेट गई। मंगू जा चुका था लेकिन प्रीतो उसकी माँ के साथ बात कर रही थी। ज्ञानू को घर में चैन ना पड़ा तो फिर गली में गई। काली के घर के सामने पहुंची तो वह अब भी ताला लगा था। वह खेतों की ओर निकल गई। कुएं के पास पहुंची तो वहां मोहल्ले के कुछ लोग नहा रहे थे। दासू सबको बता रहा था कि चौधरी ने काली को बहुत डांटा और उसे कहा है कि गाँव छोड़कर चला जाए वरना उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। तो बात क्या हुई थी, बाबा फत्तू ने पूछा। तो मुंशी वाला झगड़ा वही सब। तो ज्ञानू कुएं से थोड़े परे जाकर सिर हिलाती हुई अपने आप से बोली, हूँ तो ये बात है मोई चौधरी की ऐसी प्लेग निकली कि सूरज का मुंह ना देखे। और वह अपने मन ही मन में सोचने लगी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आदमी को पल झपकते खा जाती, ताकि परमात्मा से प्रार्थना करे चौधरी को वही लग जाए। कुछ समय के बाद वह फिर गली में वापस आ गई और काली का मकान अभी तक बंद था। ज्ञानू का जी चाह कि वह उसे जल्दी से जल्दी मिल जाए और वह घर जाने के बजाय पीछे लौट आई। उसे विश्वास था कि काली किसी न किसी दुकान पर बैठा हो, इसलिए पहले वह डॉक्टर की दुकान पे गई। वहाँ से तीरथ राम के, फिर उसे वह काली नजर नहीं आया। वहाँ से छज्जू सा की, काली वहाँ भी नहीं आया। वो पश्चिम में गप्पियों के मोहल्ले में गया, वहाँ भी नहीं नजर में आया। तो वहीं ठिठक गई। फिर दरवाजा खटखटाने लगी। काली पादरी से कह रहा था बाहर कोई है। दूसरी तरफ कोई पादरी से मिलने आई होगी। कोई पादरी ने फिर बात शुरू की। कुछ क्षणों के बाद दरवाजा खुल गया। सामने प्रीतू की लड़की लच्छू को देख ज्ञानू चकित सी रह गई और लच्छू भी ऐसे डर गई जैसे चोरी करती हुई पकड़ी गई हो। लेकिन पादरानी ने ज्ञानू को देखते ही प्रसन्नचित होकर कहा, आ ज्ञानू, तू आज कैसे भूलकर इस घर में आई है। ज्ञानू आगे बढ़कर धड़प से उसके पास बैठ गई। पादरानी ने उसकी बेचैनी और घबराहट को भांपते हुए नर्म स्वर में कहा, आराम से बैठ, हाड़ की धूप से तो आदमी पागल हो जाता है। उसने ज्ञानू की ओर पंखा फेंकते हुए कहा। ज्ञानू कोने में बैठे लच्छू की ओर देखने लगी, लेकिन उसके कान बैठक की ओर थे। ज्ञानू को समझ में नहीं आ रहा था कि काली को पादरी क्या समझा रहा है। कुछ समय तक बैठक में खामोशी रही तो ज्ञानू पादरानी की ओर देखने लगी जो सिलाई का मशीन चला रही थी। ज्ञानू को अपनी ओर देखता पाकर वो बोली, लच्छू को मैं सिलाई कढ़ाई सिखा रही हूँ, देख। लच्छू अब उल्टे सीधे दोनों तोपे लगा देती है। ज्ञानू ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, मुझे तो सीना पिरोना बहुत अच्छा लगता है लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है। पादरानी ज्ञानू को उत्तर देने ही लगी थी कि पादरी अंदर से आए। उसका संकेत पा पादरानी भी अंदर गई। ज्ञानू सोचने लगी, बैठक में पादरी जिस आदमी के साथ बात कर रहा है, हाँ वो शायद काली ना हो। अपनी इस आशंका पर वो घबरा गई। जब पादरानी वापस आई तो ज्ञानू ने बेचैनी से पूछा, पादरी जी किसके साथ बात कर रहे हैं। तो उसने कहा, तुम्हारे मोहल्ले के कालीदास के साथ, उसे पादरी जी से बहुत प्रेम है। ज्ञानू चुप रही। जब पादरी की आवाज़ सुनाई दी तो वह उस ओर झुककर सुनने लगी। काली से पादरी कह रहा था, यह लो पादरी जी, मैं यह रकम आपको जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। नहीं, मुझे मत लौटाना, यीशु मसीह को ही लौटाना जो ये रकम तुम्हें दे रहा है। पादरी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, दे तो आप रहे हैं, मैं तो सिर्फ बहाना हूँ, देने वाले तो आप ही हैं। जब तुम उस ईमान पर ले आओगे, उसके कदमों में गिर जाओगे तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। थोड़ी देर तक बैठक में खामोशी रही। जब काली ने उठते हुए पादरी को बंदगी की तो ज्ञानू चौंक गई। पादरी ने बैठक का दरवाजा बंद किया तो ज्ञानू भी उठ बैठी और किसी से कुछ कहे बिना और पादरानी की आवाज़ों को अनसुना करती हुई गली में भाग गई। गिरजाघर के पास उसने काली को जा लिया और उसे गली के मोड़ की ओर पे रोक कर पूछा, पादरी से पैसे लेकर आए हो शहर जाने के लिए। काली उसके चेहरे पर दृढ़ता देख कुछ घबरा गया और हाँ में सिर हिला दिया। अभी वापस करके आओ। घर घर जाकर पैसे मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। जा अभी वापस करके आ। ज्ञानू, अगर किसी ने हमें बात करते देख लिया तो दोनों की सामत आ जाएगी। देखा जाएगा, पहले तू पैसे वापस कर। कल वापस कर दूंगा, अभी तू लेकर आया हो, उल्टे पाव वापस करना अच्छा नहीं हुआ। जी मर्जी कहे लेकिन रुपए अभी वापस करके आ, मैं यहीं खड़ी हूँ, ज्ञानू ने कहा। काली गर्दन झुकाए सोच में डूबा हुआ पादरी के मकान की ओर मुड़ गया। ज्ञानू गली में जब किसी को आते जाते देखती तो आगे पीछे हो जाती, फिर गली को नुक्कड़ से आगे बढ़कर देखने लगती कि काली आ रहा है या नहीं। कुछ ही समय के बाद काली वापस आ गया। ज्ञानू ने बहुत बेचैनी से पूछा, दे आए रुपए। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा, अब तुम जाओ। उसने कहा, जाती हूँ, रात को आऊंगी, तुम्हारी अच्छी तरह खबर लूंगी। ज्ञानू ने हाथ हिला धमकी दे मुस्कुराते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाते हुए काली से वो आगे निकल जाती है। शाम तक काली दिन की तलखी जो है भूल गया। वो बेसब्री से रात पड़ने का इंतजार कर रहा था। अभी दिन बाकी ही थे। घर पर बैठे बैठे बहुत धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। गाली अंदर बाहर कर रहा था। चारों ओर मक्की की छोटी छोटी फसल शाम के मंद पवन में लहला रही थी और चू के नशे के निकट टाली के पेड़ों के झुंड में परिंदों का ऊंचा स्वर जो है वो गुनगुना रहा था।
ज्ञानू का ख्याल आते ही काली के मन में गुदगुदी सी होने लगती कि वो सोचने लगे यदि ज्ञानू उसे मना ना करती तो वह पादी से पैसे ले सुबह की गाड़ी से गांव छोड़ देता। ज्ञानू उसे क्यों नहीं जाना देना चाहती, इस प्रश्न के कई उत्तर उसके मन में आए, परंतु उसकी तसल्ली किसी से भी नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद उसके मन में केवल एक ही बात रहेगी कि अंधेरा गहरा होने पर लोग सो जाएंगे और ज्ञानू उसके पास आएगी। जब पेड़ों के झुंड का आकार अंधेरे में खो गया और उसने सा सा की आवाज उठने लगी तो कालिकाओं की ओर चल दिया। वो अभी गांव से दूर ही था कि उसे डॉक्टर बिशनदास और उमा मिल गए। काली को देख डॉक्टर ने प्रसन्नचित्त होकर पूछा, सुना काली तू कहाँ रहता है, कभी कभी तो ऐसे छिप जाता है, पता ही नहीं चलता। उसने कहा, मैंने सुना है चौधरी हरनाम ने तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा भला कहा। तो उसने कहा, वह ठहरा गाँव का चौधरी और मैं चमार, वह चमारों को यूं समझता है जैसे उनको खरीदे दास है। कालिदास दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। हमारे देश में तो हालात और भी गंभीर है। यहाँ भी पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं हुआ है, दुनिया समाजवाद की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे ये स्थिति है। डॉक्टर ने दार्शनिक भाव से कहा, काली ये हालात ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले, इंकलाब आएगा, जरूर आएगा और पूंजीपतियों इन सब का सबनाश होगा, उनका नाम निशान मिट जाएगा। इंकलाब, उसने कहा, कब आएगा? काली ने उत्सुकता से पूछा। कहा, देखो जल्दी ही आएगा, कई देशों में आ चुका, यहाँ भी आएगा। काली ने कोशिश की कि इंकलाब के बारे में सोची कि वो कैसा होगा, किधर से आएगा और कैसे आएगा, लेकिन वह असफल रहा। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर जी इंकलाब में क्या होगा? उसने कहा, बहुत उथल पुथल होगी, पूंजीवाद जागीरदारी सिस्टम इंकलाब को असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब बढ़िया होगा। उसकी बात सुन काली उदास हो गया और सोचता हुआ बोला, पादरी जी भी कहते हैं इंकलाब आ रहा है, लेकिन वह सारी दुनिया के पाप अपने सिर पर ले स्वयं सूली पर चढ़ गया होता। फर्जी किसे कहानी सुनाता, लेकिन मैं साइंटिफिक बातें करता हूँ। काली चुप हो गया। काली मुस्कुरा दिया। डॉक्टर रोमा अपने मोहल्ले में चले गए। काली कभी खाट पर लेट जाता और उसको नींद नहीं आती। जब ज्ञानू ने दरवाजा खटखटाया तो काली का उत्साह खत्म हो चुका था। वो अनमना से उठा और दरवाजा खोला। ज्ञानू अंदर आ गई तो वह उसके पास खड़ा हुआ। ज्ञानू ने बहुत धीमे स्वर में कहा, दिया जला दो। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, बाद में बताऊंगी, पहले दिया जलाओ। काली ने दिया जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई तो ज्ञानू कोने में पड़े ट्रंक और उस पर बंधे बिस्तर को देख बोली, रहने दो दिया। फिर बहुत ही उदास स्वर में पूछा, कर ली तैयारी? तो कैसी तैयारी? शहर जाने की। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया। ज्ञानू अपनी जगह पर खड़ी हिचकियां लेते हुए रोने लगी। काली कुछ समय तक तो चुप रहा, फिर उसके पास जा उसके सिर थपथपाने लगी। ज्ञानू उसकी हाथ झटकती हुई दरवाजे की ओर बढ़ गई और काली ने उसका रास्ता रोक लिया। तो वह रोती हुई बोली, तुम तो शहर जा रहे हो, मेरी राह क्यों रोकते हो? नहीं जा रहा, नहीं जाऊंगा, काली ने भराई हुई आवाज में कहा। अपनी मर्जी से जा रहे हो या चौधरी के कहने पर? ज्ञानू ने पूछा। तो रोज रोज की बकबक झकझक से मैं तंग आ गया हूँ, ऐसा वो कहता है कि इसलिए जा रहा हूँ। तो ज्ञानू ने लंबी सांस छोड़ी, फिर तीखी आवाज में बोली, तुमने गांव छोड़ देने का फैसला कर लिया, इसलिए पादरी से पैसे मांगने चले गए? तो उसने कहा। काली फिर चुप रहा तो वो क्रुद्ध स्वर में बोली, मैं तो समझती थी कि तू जिगरे वाला आदमी, तू आसानी से दबने वाला नहीं है। तेरे से गली के कुत्ते अच्छे हैं जो मारने पर आग से घूरते तो है। ज्ञानू फूट फूट कर रोने लगी। काली लज्जित सा उसके सामने खड़ा रहा। काली सर से जमीन में गड़ने लगा। क्या हुआ? ज्ञानू घबराई सी बोली, बाजू जल गया, छाला पड़ गया, कैसे? रोटी पकाते हो? ज्ञानू ने उसका बाजू पकड़कर छाला टटोलर फूंक मारते हुए बोली, अब गाँव छोड़कर तो नहीं जाओगे? उसने कहा, नहीं, जब तक तू गाँव में है मैं यहीं रहूँगा, जब तू चली जाएगी तो फिर सोचूंगा। खाओ मेरी सौगंध, वो कहता है। तो कहती है, तेरी सौगंध। काली ने ज्ञानू के सिर पर हाथ रखा। उसके बाद वे बहुत देर तक बात करते रहे। उनकी कानाफूसी कभी कभी दबी हंसी में भी बदल जाती। वे समय से बेनियाज बातों में मंगल के मोहल्ले में एक औरत की चीख गूंज उठी। वो दोनों चुपचाप हो गए। उनका ध्यान उस तरफ खिंच गया। शीघ्र एक मर्द ने कहा, क्या हुआ? कुछ सुरक सुरक कर रहा था, शायद सांप था। स्त्री ने बहुत घबराई हुई आवाज में कहा, यह सुनो, यह सुन। ज्ञानू उठ गई, बस घबरा गई। काली ने हंसते हुए कहा, तुम हौसला रखोगे तो मैं कभी नहीं घबराऊंगी। मोहल्ले में सांप निकलने की खबर से कई लोग जाग उठे। काली चिंतित स्वर में बोला, अब घर कैसे जाओगी? उसने कहा, चली जाऊंगी। ज्ञानू ने दरवाजा खोल दिया और गली में चारों ओर देख अंधेरे में खो गई। काली लाठी उठाए बंतु के घर की ओर बढ़ गया। जसू के दरवाजे पर खड़े देख ज्ञानू बोली, माँ, बंधु के घर में खड़प्पा सांप निकला है, तू सांप से पहले ही वहां पहुंच गई थी? जस्सू ने कहा। और ज्ञानू सांप की मोटाई और लंबाई का वर्णन बहुत ही डरावने अंदाज में सुनाने लगी। ये सुन काली मुस्कुरा दिया और घर आकर खुशी में डूबा हुआ खाट पर अपनी करवटें बदलने लगा।